अमोनिया चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है किसी भी आपके मैमल का या किन्हीं भी हायर वर्टेब्रेट्स की बात करेंगे तो उनमें जो चीफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या है आपका, बॉडी से बाहर यूरिन अगर रिलीज होगा तो किसके थ्रू होगा, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग या एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस या ओराइफिस। सीएचपी क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वो क्या बोलेगा कि पहले मैं इसको प्रोसेस कर लूं फिर आप और फिल्ट्रेट दे देना, तो वो भी क्या है, रेजिस्ट करेगा फिल्ट्रेशन को, नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, अब मान लीजिए जीएफआर ज्यादा बढ़ गया जरूरत से, तो मुझे उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, मैक्यूला डेंसा सेल्स जेजी सेल्स को सिर्फ स्टिम्युलेट कर सकते हैं, इनहिबिट करना नहीं जानते। हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो बिना डिले करे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंदर एलिमिनेशन का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या डिफरेंस होता है? एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या डिफरेंस होता है? एक्सक्रीशन जैसे कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उनका बॉडी से बाहर जाना, और इजेशन जो फूड वेस्ट होता है, जो फीकल मैटर होता है उसका। सॉलिड वेस्ट का बॉडी में से रिमूव होना इज इजेशन फीकल मैटर के फॉर्म में। वेराज जब आप एक्स्ट्रा खा लेते हो तो एक्स्ट्रा इंजेशन की वजह से या आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से, इन दोनों के रिजल्ट में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उन सब का बॉडी से एक्सक्रीट होना, चाहे पार्शियल रिमूवल चाहे कंप्लीट रिमूवल, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम खाते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब हमारी डाइट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, इन सब के रिमूवल को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। क्लियर है? और इजेशन भी आपको क्लियर होगा, तो अमोनिया रिमूव करना, यूरिया या यूरिक एसिड, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या मुझे कोई बता सकता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, और पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है? तेज बोलो ना बेटा, वो फैट का होता है। पिरिमिडीन का यूरिया होता है। पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म का क्या होता है? यूरिया। ये क्वेश्चन था भी, भूल गए हो तुम लोग, मॉड्यूल में क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आ गया? फैट बॉडीज है वो कीटोन यूरिया होगा, वो मैं अभी आगे पढ़ा दूंगी। क्लियर है? अब हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 मेजर टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ना है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है किसी भी आपके मैमल का या किन्हीं भी हायर वर्टेब्रेट्स की बात करेंगे तो उनमें जो चीफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या है आपका, अमोनिया। सॉर्टेड है इतना? अमोनिया को लिवर में कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिया के अंदर, विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब अमोनिया हो गया, किडनीज अमोनिया का रिमूवल नहीं करेंगे बिकॉज अमोनिया का क्या हो जा रहा है, कन्वर्जन हो जा रहा है किसमें, यूरिया में। अब हम अमोनिया की बात करते हैं तो इट इज द मोस्ट हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिमूवल के लिए। यूरिया की बात करोगे तो कंपैरेटिवली मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, उससे कम पानी की रिक्वायरमेंट है। और यूरिक एसिड की बात करोगे तो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है और सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? तो अमोनिया का रिमूवल कैसे होगा, डिफ्यूजन थ्रू दी गिल्स या फिर बॉडी सरफेस। यूरिया का एक्सक्रीशन कैसे होगा, किडनीज ब्लड के थ्रू यूरिया फिल्टर कर लेती हैं। और आज आप यूरिक एसिड की बात करोगे तो वो क्या करेंगे, पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में, जैसे आपने वो कबूतर वगैरह और क्रो का वो बीट हिंदी में बोलते हैं, वो यूरिक एसिड रिमूवल होता है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो अमोनिया क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है लिवर के अंदर वाया ऑर्निथिन साइकिल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब हमने अमोनिया की जगह यूरिया या यूरिक एसिड को लेकर आए एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। वो नेसेसिटी क्यों थी? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल थे, जमीन पर रहते थे, उनके पास ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उनके अंदर मुझे पानी बचाना था। मैं अमोनिया की तरह ज्यादा पानी नहीं दे सकती थी रिमूव करने के लिए, तो हमने क्या किया, कंपैरेटिवली लीस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर आए या उन्होंने अडेप्ट किया यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में। समझ में आ गया आपको? ठीक है, और किडनी कोई रोल प्ले नहीं करती है किसके रिमूवल में, अमोनिया के रिमूवल में, क्योंकि वो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आ गया? थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया आपकी किडनी में रहता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए ये लैंग्वेज पढ़नी आती है किसी को? कहाँ लिखा है? पक्का? हाँ ठीक है, चलो चलिए, ठीक है ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल, कुछ पूछना था बेटा? ये कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हैं।
प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा आपका एडिटिंग प्रॉब्लम है, यहां से लेके यहां तक आपके क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स। किस किस में होते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, रोटिफर्स में, कुछ एनालिड्स में, एंसेफेलोकॉर्डेटा में। इसके बाद अगर आप नेफ्रीडिया की बात करोगे तो नेफ्रीडिया किस में होगा? एनालिडा में। मैलपिगियन टिब्यूल्स आपके किस में होते हैं? इंसेक्टा में। और फाइनली आपके एंटेनर ग्लैंड्स या फिर वीन ग्लैंड्स किस में होती है? क्रस्टेशियंस या प्रॉन्स में। आपको डिटेल में मैंने एनिमल किंगडम में पढ़ा दिया था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की बहुत सारी क्लासेस होती है, उसमें अलग अलग आपकी कॉक्सियल ग्लैंड होती है, ग्रीन ग्लैंड होती है, मैलपिगियन टिब्यूल्स होते हैं, पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद प्रोटोनेफ्रीडिया किस में हेल्प करता है? मेजरली ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। और अगर हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना, ये तो हम बता ही चुके हैं। मिक्सचरेशन यहीं पे समझ लो, जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, यूरिन अकोमोडेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जब यूरिन भरता है तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, मैसेज लेके जाते हैं सीएनएस के पास। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को क्या बोलेंगे? डेट्रूसम मसल्स। सीएनएस इस सिग्नल को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, अब यूरिन को रिलीज करवाना है, तो वो सीएनएस मोटर न्यूरॉन के थ्रू किसको सिग्नल देगा? डेट्रूसम मसल्स को। यूरिनरी ब्लैडर या डेट्रूसम मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनवॉलेंटरी था, एक्सटर्नल वॉलेंटरी था। यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा। उसके बाद ये होगा मैच्योरेशन, लेकिन यूरिन तब तक नहीं रिलीज होगा जब तक कोई इंसान एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वॉलेंटरी ओपन ना करे। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके मैच्योरेशन का प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन स्फिंक्टर मसल्स क्या करेंगी? रिलैक्स। ठीक है, उल्टा करके पूछ लिया जाता है, वो याद रखना। ह्यूमंस के पास 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, बीन शेप, कहां लोकेटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। पोजीशन क्या होती है? लास्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर। लास्ट थोरैसिक मतलब T12 टू L3। लेंथ कितनी होती है? 10 टू 12 सेंटीमीटर। वेट कितनी होती है? 5 टू 7 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है? 2 टू 3 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है? 120 टू 170 ग्राम्स। 1 पेयर ऑफ रेडिश ब्राउन 470 नहीं होगा, इसको 170 कर लो, ठीक है। 120 टू 170 ग्राम्स। क्लियर है क्या? पक्का? और लोकेटेड कहां होती है बेटा जी? T12 से L3 वर्टेब्रे तक। इतना पॉइंट क्लियर है? किडनी के बाद अगर आपको आउटर स्ट्रक्चर बेसिकली याद है, किडनी में 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला। बाहर वाला रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला रीनल मेड्यूला। मेड्यूला किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? मेड्यूलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स के फॉर्म में। पिरामिड की टिप को क्या बोलते हैं? रीनल पैपिला, जो आगे ओपन करेगा कैलिसेस में। समझ में आ गया? तो रीनल पैपिला के बाद क्या आता है? माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर आपका रीनल पेल्विस। इतना पॉइंट क्लियर है? रीनल पेल्विस के बाद एक नॉच होता है किडनी के पास, जिसको बोलते हैं हाइलम, जिसके थ्रू क्या करता है? यूरेटर एग्जिट करेगा, रीनल वेन एग्जिट करेगी, लेकिन रीनल आर्टरी क्या करती है? एंटर करती है। ये मैंने एंट्री और एग्जिट वाला पॉइंट आपको पहले समझा दिया था। सॉर्टेड है इतना पॉइंट? उसके बाद एक और चीज है, रीनल कॉर्टेक्स का कुछ एरिया मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी। सॉर्टेड है इतना पॉइंट? पक्का? इसके बाद जब आपका किडनी खत्म हो जाएगा तो यूरेटर आता है। किडनी से यूरिन कहाँ आएगा? यूरेटर में। नीचे आके कहाँ स्टोर हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर का ओवरऑल स्ट्रक्चर बता चुकी, मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वॉल क्या होती है? डेट्रूसर मसल्स की बनी हुई होती है, और उसके पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। और फाइनली यूरेथ्रा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को रिमूव करने का काम। बॉडी से बाहर यूरिन अगर रिलीज होगा तो किसके थ्रू होगा? यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, या एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस, या ओराइफिस। ठीक है, 3 टर्म्स आप यूज करते हैं इस चीज के लिए। और मैंने ये चीज और कंपैरेटिव बताया था कि अगर आप मेल्स में यूरेथ्रा की बात करेंगे तो लेंथ इज लॉन्गर अप टू 20 सेंटीमीटर, बट फीमेल्स में यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है? 4 टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के साइज की बात करेंगे तो फीमेल में छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है। रीजन, मेल में सिर्फ 2 ही एब्डोमिनल कैविटी में चेंबर्स होते हैं। वेंट्रल साइड पे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। डॉर्सल साइड पे क्या होता है? रेक्टम। लेकिन फीमेल्स में 3 होते हैं, वेंट्रल साइड में यूरिनरी ब्लैडर, डॉर्सल साइड में रेक्टम, लेकिन बीच में क्या होता है? यूट्रस। तो उस वजह से यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज होता है फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में कम होता है या स्मॉल होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलिए। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूं। बस एक फ्लो याद रखना है आपने कि अगर यूरिन आएगा तो वो कहां से कहां आएगा? मेड्यूलरी पिरामिड से रीनल पैपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर के थ्रू बाहर, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर निकल जाएगा। समझ में आएगा? तो ये सारा पॉइंट आपका ये सब दिखा रहा है। फटाफट 30 सेकेंड्स ले लीजिए, इसको देखिए, कोई दिक्कत है क्या?
बताइए, आउटर टफ कवरिंग क्या होती है? रीनल कैप्सूल। दो जोन्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। एक नॉच होता है विच इज व्हाट? हाइलम, ठीक है। और ये क्या होता है? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो एक्सटेंड करता है किसके बीच में? मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में। क्या ये पॉइंट सॉर्टेड है? आगे बढ़ सकती हूँ क्या? हाँ चलो ठीक है। एक चीज और, किडनीज क्या होती है ह्यूमन में? रेट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट। रेट्रोपेरिटोनियल क्या बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली आपका हर एक ऑर्गन पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। पेरिटोनियम क्या है? मीजोथीलियम, सिलोमिक एपिथेलियम जिसको बोलते हैं। बट किडनीज क्या होती है? सिर्फ वेंट्रल साइड से कवर्ड होती है। किससे? आपके पेरिटोनियम से। डॉर्सली वो किससे फ्यूज होती है? एब्डोमिनल वॉल से। इसलिए हम बोलते हैं कि किडनीज का रेट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट होता है किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो जल्दी। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट होते हैं। हर एक नेफ्रॉन का दो पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल टिब्यूल। फटाफट मुझे रीनल टिब्यूल के पार्ट बता दो। पहला क्या होता है? बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल के बाद क्या हो जाएगा आपका? पीसीटी। पीसीटी के बाद क्या हो जाएगा? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद क्या हो जाएगा आपका? डीसीटी। अब इसमें एक चीज और कंसिडर करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। बट जो कलेक्टिंग डक्ट है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन। नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आपके मल्टीपल नेफ्रॉन्स के डीसीटी फ्यूज होके क्या बनाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है? कैसे? आपको पता है कि रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड देने आएगी। रीनल आर्टरी डिवाइड करती है एफेरेंट आर्टरियोल में। एफेरेंट आर्टरियोल आगे जाके कैपिलरीज बनाता है क्या? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस फिर बाहर निकलती है इफेरेंट आर्टरियोल बना के। इफेरेंट आर्टरियोल दोबारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसको आप क्या बोलते हो? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। वही पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज अगर आपके मेड्यूलरी रीजन में आ जाएंगे तो आप उनको क्या बोलोगे? वासा रेक्टा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? तो जो आपकी कॉर्टेक्स वाले रीजन में कैपिलरीज थी उनको आपने क्या बोल दिया था? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। उन्हीं का एक्सटेंशन मेड्यूलरी रीजन में क्या हो जाएगा? वासा रेक्टा। सॉर्टेड है इतना पॉइंट? इसी के बेसिस पे आप बोलते हैं कि नेफ्रॉन्स आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेड्यूलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? लूप ऑफ हेनले या तो बहुत पार्शियली डिप करता है मेड्यूला में, दैट इज कॉर्टिकल। जक्स्टामेड्यूलरी क्या है? इट विल एंटर डीप इनसाइड द मेड्यूला, ठीक है। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आपकी बॉडी में हमेशा काम करते हैं, लेकिन जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स आपकी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशंस में काम करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स 80 to 85% कौन होते हैं? कॉर्टिकल। बचे हुए 15 से 20% कौन होंगे? जक्स्टामेड्यूलरी। इतना पॉइंट क्लियर है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्योंकि आपका लूप ऑफ हेनले की लेंथ छोटी होती है तो होता क्या है? जो वासा रेक्टा है वो या तो पुअरली डेवलप्ड होता है या फिर वो एब्सेंट होता है। लेकिन जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन में प्रॉपर्ली डेवलप्ड वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन इमरजेंसी कंडीशंस में काम करते हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इमरजेंसी कंडीशंस? डिहाइड्रेशन या ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा तब आपके जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स अपना पार्टिसिपेट करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इतने पॉइंट में कोई दिक्कत है? एक आपका पार्ट आता है जेजीए। जेजीए क्या होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। अब आप याद करिए, बोमैन्स कैप्सूल को ग्लोमेरुलस के साथ इकट्ठा मिला के क्या बोलते थे? रीनल बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। याद है? मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल या रीनल बॉडी बोलते थे किस किस को? बोमैन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस टुगेदर। सॉर्टेड है इतना पॉइंट? अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है? बोमैन्स कैप्सूल किसके पास में होता है? डीसीटी के पास में। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बोमैन्स कैप्सूल और डीसीटी का, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन क्या होता है? जो एफरेंट आर्टरियोल आ रहा था उसके स्मूथ मसल सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करेंगे जेजी सेल्स बनाने के लिए। फुल फॉर्म क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और डीसीटी के वो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स जो जेजी सेल्स के पास है वो क्या करेंगे? अपने आप को मॉडिफाई करते हैं क्या बनाने के लिए? मैक्यूला डेंसा सेल्स। तो जेजी सेल्स ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल प्लस द मैक्यूला डेंसा सेल्स ऑफ द डीसीटी टुगेदर वी फॉर्म द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यही सब आपकी चीज में लिखा हुआ है। सॉर्टेड है? अब मैं बोलूं नेफ्रॉन का कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं? बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी कंप्लीटली इन द कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेनले कंप्लीटली इन द मेड्यूला। लेकिन आपका कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? थोड़ा प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में और थोड़ा प्रेजेंट होता है आपके मेड्यूला में। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? इतने पॉइंट में कोई दिक्कत है? अब आप ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं। ऑस्मोलैरिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300। मेड्यूला में जब आप आउटर मेड्यूला से डीप मेड्यूला में जाओगे तो आपकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है।
सबसे डीपेस्ट मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? इतने पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ये सारी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज किससे बनता है? एफरेंट आर्टरियोल से। मैलपिगियन कॉर्पसल, टीसीटी डीसीटी किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हेनले किस में प्रेजेंट होता है? मेड्यूला में। और बहुत सारी डक्ट्स ओपन करती हैं क्या बनाने के लिए? कलेक्टिंग डक्ट बनाने के लिए। इफेरेंट आर्टरियोल इमर्ज करता है ग्लोमेरुलस से और आगे जाके क्या बनाएगा? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। और वासा रेक्टा क्या है? वही जो ब्रांच आपके लूप ऑफ हेनले के पैरेलल में जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 3 स्टेप होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। हाँ या ना? ग्लोमेरुलर से जब ब्लड फिल्टर होके आता है आपके बोमैन्स कैप्सूल में तो सारी चीजें फिल्टर नहीं होती हैं। प्लाज्मा फिल्टर होता है, उसमें से भी स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर होते हैं। लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स फिल्टर नहीं होंगे। ठीक है, जब वो फिल्टर होके बोमैन्स कैप्सूल में आ जाएंगे उसके बाद वो आगे कहाँ चले जाएंगे? आपके पीसीटी में। अब अगर आपको याद है कि 3 प्रेशर रिस्पॉन्सिबल थे फिल्ट्रेशन के लिए। पहला क्या था? जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या था? ग्लोमेरुलस में आपको याद है एफरेंट आर्टरियोल की विड्थ ज्यादा होती है इफरेंट आर्टरियोल के कंपैरिजन में, तो ब्लड इकट्ठा होता है कहां पे? ग्लोमेरुलस में। तो वो जो ग्लोमेरुलस में ब्लड इकट्ठा है उसकी वजह से जो प्रेशर क्या है वो क्या है? जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्या है? बीसीओपी। ब्लड में क्या है? कोलॉइडल प्रोटीन विच इज व्हाट? एल्ब्यूमिन। तो वो क्या करेगा? फिल्ट्रेशन को रोकेगा, नेगेटिव प्रेशर है, दैट इज बीसीओपी। सीएचपी क्या है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोमैन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वो क्या बोलेगा कि पहले मैं इसको प्रोसेस कर लूं फिर आप और फिल्ट्रेट दे देना, तो वो भी क्या है? रेजिस्ट करेगा फिल्ट्रेशन को, नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना निकलता है? यहीं पे लिख लो। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका कितना निकलता है? जीएचपी माइनस बीसीओपी माइनस बीसीओपी माइनस सीएचपी। बोलते रहो नहीं तो बहुत पिटोगे। 60 माइनस 30 माइनस 20, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो जाएगा? 10 mm ऑफ Hg। तो इस प्रेशर की इन्फ्लुएंस में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो चीज नेफ्रॉन में आई है वो कहां से आई है? ब्लड से। अब मैं उसको वापस ब्लड में भेज दूं तो वो क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। और अगर कोई चीज अब ब्लड से नेफ्रॉन में आएगी या टिब्यूल में आएगी वो क्या हो जाएगी? सिक्रीशन। तो बस इतना याद रखना, नेफ्रॉन से बाहर निकल रही है रीअब्जॉर्प्शन, नेफ्रॉन में एंटर कर रही है सिक्रीशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? पक्का? तो अब आप रीअब्जॉर्प्शन में देखना, टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपका कहां पे होता है? पीसीटी में। क्यों? क्योंकि पीसीटी में कौन सा टिश्यू होता है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, आपको याद होगा कि जीएफआर की वैल्यू कितनी होती है आपकी? जीएफआर होता है 125 ml पर मिनट। 125 ml per minute, which is what the amount of filtrate formed by the kidneys per minute is what glomerular filtration rate। इसी को एक दिन में निकालेंगे तो कितना आएगा? 180 लीटर्स। कोई इंसान 180 लीटर्स यूरिन एक्सक्रीट करता है एक दिन में? नहीं। कितना करता है? 1.5 टू 1.8 ml लीटर्स के आसपास। लीटर, ml नहीं, 1.5 टू 1.8 लीटर। तो होता क्या है? आपका 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाना है। ठीक है, जो फिल्टर होके आया उसको रीअब्सॉर्ब करना है क्योंकि उतना ज्यादा फिल्ट्रेट एक्सक्रीट आउट नहीं करना है। सॉर्टेड है? तो पीसीटी में क्या होता है? एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से रीअब्सॉर्प्शन होता है। पैसिव क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर का, और एक्टिव कौन होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम आयंस का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है पीसीटी में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है? उसके बाद सिक्रीशन की क्या बात करेंगे? हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया सिक्रीट होता है फिल्ट्रेट में। किस में हेल्प करता है? आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस में। एक फिगर दिखाऊंगी अभी कि डीसीटी में किस किस का रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। एनसीईआरटी का फिगर दिखाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, ये बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें पता है रीनल ब्लड फ्लो क्या है? कार्डियक आउटपुट का 1/5 ब्लड किडनी के पास आता है फिल्टर होने के लिए, रीनल ब्लड फ्लो। उसमें प्लाज्मा कितना प्रेजेंट था? 55%। तो आरपीएफ इज व्हाट? रीनल प्लाज्मा फ्लो, 55% ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, अब उसमें कितना आपका जीएफआर निकला था? 125 ml पर मिनट। अब खुद सोचो, जब कोई फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल में आएगा उसको किस किस को पार करना है? ग्लोमेरुलस की लाइनिंग में आपकी सिंपल स्क्वामस सेल्स हैं, क्या नाम है उनका? एंडोथेलियल सेल्स। सो गए क्या? ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी है भाई, क्या है? सेल्स कौन से हैं? सिंपल स्क्वामस सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है? पोडोसाइट्स ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल। तो ये तीनों मिला के आपके क्या नाम देते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब
कहां पे? नहीं, वो सिर्फ थोड़ा लिखा हुआ है, बाकी मैं इस डायग्राम से दिखा रही हूं, बस उसके बारे में लिखा हुआ है। हाँ, कहां पे? हाँ, सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है के प्लस का, एनसीईआरटी में दे रखा है ये चीज, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, दे रखा है। अब इधर देखना, जो भी एरो बाहर जा रहा है वो क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। जो एरो अंदर आ रहा है वो क्या है? सिक्रीशन। ठीक है, तो आपका पीसीटी में किस किस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? बोलो, पढ़ो। हाइड्रोजन, अमोनिया और बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है? सॉरी, हाइड्रोजन और अमोनिया क्या हो रहा है? सिक्रीट। रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और K प्लस का। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की अब बात करते हैं। जो लिम्ब नीचे की तरफ आती है डिसेंडिंग लिम्ब, जो घूम के ऊपर जाएगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होती है? वाटर के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होती है? सॉल्यूट्स के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब। समझ में आ गया? अब उसके बाद डीसीटी की बात करना, पोटेशियम और H+ क्या हो रहा है? सिक्रीशन, और बाकी NaCl, वाटर और बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? कलेक्टिंग डक्ट की बात करोगे तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है, और इसी वजह से आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इज सिक्रीटेड, बट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में कोई सिक्रीशन नहीं होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसका पर्पस आपको काउंटर करंट में बता दूंगी अभी। सॉर्टेड है? तो इसको पढ़ लेना। ये किसकी बात हो रही है? विच इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, विच इज व्हाट? पीसीटी। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके बाद काउंटर करंट की बात करेंगे। काउंटर करंट में जो टेक्स्ट है आप पढ़ लेंगे। ये फिगर मेरे साथ देख लो बस। ये क्या है आपका? हेनलीज लूप। ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये क्या हो जाएगा आपका? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके पास ये क्या हो जाएगा आपका? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। समझ में आ गया? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। घूम के आ जाओ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर है? कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी कितनी रखनी है? 300। मेड्यूला में कितनी रखनी है? डीप में 1200। DLOH में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑपोजिट फ्लो है, काउंटर फ्लो। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑपोजिट फ्लो है, काउंटर करंट। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर जा रहा है, तो फिर से काउंटर करंट है। अब इधर आ जाओ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से क्या है? क्या है? काउंटर करंट। तो क्या है? ALOH में काउंटर करंट है किसका? ALOH में काउंटर करंट है किसके साथ? DLOH के साथ। DLVR का काउंटर करंट है किसके साथ? ALVR के साथ। इसके बाद DLVR का काउंटर करंट है ALOH के साथ, और ALVR का काउंटर करंट है DLOH के साथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब बिल्कुल इधर ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक पॉइंट। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल था? वाटर के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पानी निकालेगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले NaCl निकालेगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर है? इसके रिस्पॉन्स में असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने एक्सेप्ट किया पानी, उसके रिस्पॉन्स में वो थोड़ा अमाउंट ऑफ NaCl कहां रिलीज कर देगा? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, अब इधर आ जाओ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने NaCl रीअब्सॉर्ब किया, बाहर फेंका, उसको एक्सेप्ट किसने किया? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। उसके रिस्पॉन्स में वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या देगा? वाटर। बस इतना याद रखना, जो एक्सेप्ट किया था लूप ऑफ हेनले से उसका उल्टा निकालेगा। NaCl एक्सेप्ट करेगा तो पानी निकालेगा, पानी एक्सेप्ट करेगा तो NaCl निकालेगा। क्लियर है इतना पॉइंट? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। अगर आपको याद है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होता है? रीअब्सॉर्ब कलेक्टिंग डक्ट से कहां एंटर करेगा? आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। हाँ या ना? ये या सोचो, जो फिल्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें से मैंने यूरिया निकाला, तो अंदर क्या बचा? पानी ज्यादा, तो ऑस्मोसिस से पानी क्या हो जाएगा? बाहर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा? ये यूरिया यहां से घूम के फिर से कहां आता जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट और ALOH के बीच में ही घूमता रहता है आपस में। समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है? काउंटर करंट मैकेनिज्म से जितना मैक्सिमम वाटर में बचा सकूं वो वाटर रिटेन करके रखना है। तो ह्यूमंस में क्या कैपेबिलिटी है कि हम अप टू नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है 300,
उसके कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट कर सकते हैं, विच इज 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? रेगुलेशन की बात कीजिए, हाइपोथैलेमस, लो ब्लड वॉल्यूम है, हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स ने सेंस किया कि भाई ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है बॉडी फ्लूइड की। ऑस्मोलैरिटी क्यों बढ़ रही थी बॉडी फ्लूइड की? डिहाइड्रेशन या ब्लड वॉल्यूम कम था या पानी का अमाउंट कम था, हाँ या ना? उसने, हाइपोथैलेमस ने पहले सिग्नल दिया पानी पी लो, जैसे मुझे दे रहा है लेकिन मैं सुन नहीं रही हूं अभी। मुझे क्या बोला, क्या देगा? हाइपोथैलेमस के पास हंगर एंड थर्स्ट सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस ने बोला पानी पी लो, ठीक है। उसके बाद क्या किया? हाइपोथैलेमस ने न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच हार्मोन रिलीज कराया। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। एडीएच करता क्या है? इफेरेंट आर्ट्रियोल का वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा? इकट्ठा होगा कहां पे? आपका ग्लोमेरुलस में। जीएचपी बढ़ेगा, जीएचपी बढ़ेगा तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, तो आपके जीएफआर की वैल्यू बढ़ जाएगी, हाँ या ना? अब जीएफआर की वैल्यू क्यों बढ़ानी? आपको इंश्योर करना है कि किडनी के पास जितना भी ब्लड आ रहा है, मान लो 500 ml ही आ रहा है, जितना आ रहा है उसमें से मैक्सिमम कितना पानी बॉडी में रोक सकते हो, आपको वो काम करना है। समझ में आ गया? पक्का? तो आपके एडीएच ने क्या किया? इफेरेंट आर्ट्रियोल का वेसो कंस्ट्रिक्शन किया, जीएचपी बढ़ाया, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ाया, जीएफआर बढ़ा दिया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या आएगा आपका? जक्स्टाग्लोमेरुलर पैरेटस। वो क्या करेगा? अगर फिल्ट्रेट कम है नेफ्रॉन में तो डीसीटी में भी फिल्ट्रेट कम होगा, फिल्ट्रेट कम होगा तो उसकी वॉल्स पे प्रेशर कम लगेगा, हाँ या ना? डीसीटी की वॉल्स में या सेल में होते हैं बैरोरिसेप्टर्स, वो सेंस करते हैं कि प्रेशर कम है, उनको पता चल जाता है प्रेशर कम है मतलब फिल्ट्रेट कम है, और वो इतने होशियार हैं, वो जानते हैं फिल्ट्रेट कम है इसका क्या मतलब है कि ब्लड कम आया था, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या ब्लड वॉल्यूम कम है, हाँ या ना? पक्का? तो अब ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स हैं वो सिग्नल देते हैं किसको? जेजी सेल्स को, क्या करने के लिए? रेनिन निकालने के लिए। और जेजी सेल्स दूसरा हार्मोन निकालते हैं जिसका क्या नाम होता है? एरिथ्रोपोएटिन, जो किसमें हेल्प करता है? आरबीसी फॉर्मेशन में। सॉर्टेड है इतना पॉइंट? अब क्या करेगा? जेजी सेल्स क्या काम करते हैं? लिवर एक प्रोटीन बनाता है जिसका क्या नाम होता है? एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, ये ब्लड के थ्रू कहां जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स के पास होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 दो काम करता है, क्या करता है? पहला, एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन निकालेगा, दूसरा वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा इफेरेंट आर्ट्रियोल का। इफेरेंट आर्ट्रियोल का वेसोकंस्ट्रिक्शन किया, ब्लड ज्यादा इकट्ठा होगा ग्लोमेरुलस में, जीएचपी बढ़ा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ा, फिल्ट्रेट बढ़ गया, हाँ या ना? एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम, समझ में आ गया? तो इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। अब बात यह है, मैंने जेजे को इंश्योर करके क्या किया है? जीएफआर को इंक्रीज कर दिया। अब मान लीजिए जीएफआर ज्यादा बढ़ गया जरूरत से, तो मुझे उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? मैक्यूला डेंसा सेल्स जेजी सेल्स को सिर्फ स्टिम्युलेट कर सकते हैं, इनहिबिट करना नहीं जानते हैं। तो इनहिबिट करने के लिए क्या करता है? हार्ट के दोनों एट्रिया एक प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जिसका नाम होता है एएनएफ, विच इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। वो क्या होता है? वेजो डायलेटर। क्या होता है? वेजो डायलेटर। वो वेजो डायलेशन करके क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में कंपैरेटिवली डिक्रीज होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो आपका जीएफआर कंप्लीटली क्या हो जाएगा? क्या लिखा है इन्होंने? जीएफआर इंक्रीज नहीं होगा, जीएफआर कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? इसके बाद यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या क्या है बेटा जी? लाइट कलर, लाइट येलो कलर का यूरिन होता है। पिगमेंट का नाम बता सकता है कोई? यूरोक्रोम पिगमेंट। पिगमेंट कौन सा होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट, जिसकी वजह से यूरिन का कलर क्या होता है? पेल येलो। पीएच क्या है उसका? 6, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है। एक दिन में इंसान 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है। यूरिया के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पानी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, कुछ एडिशनल सॉल्यूट्स होते हैं। अब आपको ये चीज पढ़ना है कि अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं यूरिन के। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाता है फिल्ट्रेट से, लेकिन अगर ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, जो किसमें होती है? आपकी डायबिटीज मेलाइटिस के केस में। दूसरा, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? कीटोन्यूरिया। वो भी किसमें होता है? डायबिटीज मेलाइटिस में। रीजन क्या है? जब आपके सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं पहुंचता, वो फैट्स का ब्रेकडाउन करना शुरू करते हैं। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फैट्स का, और क्या बनते हैं? आपकी कीटोन बॉडीज। और वो कीटोन बॉडीज कहां इकट्ठा होने लगती हैं? आपके यूरिन में। तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज नोन एज कीटोन्यूरिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
अरे बोलो पक्का। डिसऑर्डर्स क्या है? रीनल कैल्कुलाई क्या है? स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के इनसॉल्युबल मासेस हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस है। इसके बाद अगर अक्यूट रीनल फेलियर है तो क्या करना है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन अगर क्रॉनिक है तो आप क्या कर दोगे? हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं? ब्लड को निकालते हैं, डायलिसिंग फ्लूइड में डालेंगे। बेसिस क्या होता है बस इतना सुनना, डिटेल आप पढ़ चुके हो। बेसिस क्या है? डायलिसिस फ्लूइड का डिट्टो सेम कॉम्पोजिशन होता है प्लाज्मा के कंपैरिजन में, ठीक है। एक्सेप्ट क्या नहीं होता? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। अब बाहर डायलिसिंग फ्लूइड है, अंदर कॉइल में मेरा ब्लड है। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, बाहर डायलिसिंग फ्लूइड में नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट निकल के कहां चला जाएगा? ब्लड में से डायलिसिंग फ्लूइड में। मेरा ब्लड प्योर हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकल रहा था, मैंने डायलिसिंग फ्लूइड से निकाल दिया। अब उस प्योर ब्लड को कहां इंसर्ट कर देंगे? दोबारा ह्यूमन बॉडी में। ये क्या बेसिस होता है आपके हीमोडायलिसिस का? क्या ये पॉइंट क्लियर है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? किसी क्लोज रिलेटिव या किसी क्लोज डोनर से, किसी फैमिली से आप किडनी एक्सेप्ट करते हो, लेकिन किडनी एक्सेप्शन किसी क्लोज रिलेटिव से ही होना चाहिए जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का। तो ये चीज याद रखना, अक्यूट रीनल फेलियर है तो क्या करेंगे? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्रॉनिक है तो क्या करोगे? हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब ये सुनना, लंग्स भी थोड़ा अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन करवाती है, किसका? CO2 एंड पानी का। कितना करवाती है? 200 ml पर मिनट। साथ ही साथ लिवर भी करवाता है, किस चीज का? कुछ स्टेरॉइड्स, विटामिन्स, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ड्रग्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। स्किन और स्वेट ग्लैंड्स किसका निकालती हैं? स्वेट में क्या प्रेजेंट होता है? NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। सेबेशियस क्या होती हैं? ऑयल कंटेनिंग ग्लैंड्स, तो मतलब सॉरी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो ऑयल में क्या निकलते हैं? स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सलाइवा के थ्रू भी एलिमिनेट होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, चलिए दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू बेटा।